इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं कि बेटा हम डेजर्ट्स पे बात कर रहे हैं, रेगिस्तान पे बात कर रहे हैं। रेगिस्तान 4 तरीके के होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। एक होता है ठंडा रेगिस्तान, जो कि नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो है वो ठंडे रेगिस्तान है। और गोबी डेजर्ट जिसके ऊपर आज हम बात भी करेंगे, वो भी एक ठंडा डेजर्ट है। मतलब ठंडा, वहां पे ठंड की वजह से रेगिस्तान है, बिल्कुल नमी नहीं है। और दूसरा रेगिस्तान होता है जो समुद्र के किनारे होता है, जिसको बोलते हैं कोस्टल डेजर्ट है, समुद्र के किनारे तटवर्तीय रेगिस्तान। तीसरा होता है जो सूखा और गर्म रेगिस्तान, जैसे हमारा रेगिस्तान थार का है और सहारा का डेजर्ट है। ये सूखे और गर्म है, ये ज्यादातर भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं। और जो आखिरी होता है वो सेमी एरिड, मतलब वहां पे रेगिस्तान भी है पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी मिल जाएंगे आपको, हैं। ये होते हैं 4 तरीके के, और 2 डेजर्ट पे बात करेंगे इसके बाद। तो ये एक जो जगह है, ये जैसलमेर के पास एक जगह है, ये काबा फोर्ट के नाम से जाना जाता है, काबा का किला। यहाँ पे क्या था, 80 परिवार थे ब्राह्मणों के, पालीवाल ब्राह्मण यहाँ रहते थे, पालीवाल ब्राह्मण। और 200 साल पहले अचानक कुछ ऐसी घटना यहाँ पे हुई कि ये लोग इस गांव को छोड़ के एक ही रात में चले गए, और कहाँ गए किसी को नहीं पता। कि कोई इनसे पूछ भी ले कि भाई क्यों छोड़ के गए थे, तो दुनिया भर की कहानियां हैं। कोई बोलता था साहब कि वो राजा जो था जैसलमेर का, वहाँ का एक दीवान था, वो बड़ा खराब था, उसकी वजह से वो यहाँ की किसी लड़की से शादी करने की जिद करने लगा, तो ये अपने पूरा गांव समेट के चले गए। पर हकीकत क्या है, जब इसके बारे में और जानते हैं, जानकारी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं ऐसी चीजों में, है ना। ये भी बोलते हैं कि साहब जब ये लोग गए तो यहाँ खजाना दबा के चले गए, अपना खजाना सारा यहाँ दबा के। अब आप बताइए, अगर आपको अपना घर छोड़ के जाना होगा तो सबसे पहले आप अपना खजाना लेंगे या खजाने को दबा के जाएंगे? तो ये बेकार की बातें हैं, और इस चक्कर में बहुत से लोगों ने इसको खुदाई उदाई भी करी है, बहुत तोड़फोड़ करी है। पर क्या है कि ये इस गांव को छोड़ के चले गए। तो ये फोर्ट जो है ना, ऊपर किला, इसको बोलते हैं काबा फोर्ट। और जो नीचे जो गांव दिख रहा है ना आपका, ये गांव है, इसको बोलते हैं कुलधारा। कुलधारा, इसके ऊपर बड़ी कहानियां भी आपने सुनी होंगी कि ये कुलधारा का जो गांव है, इसमें भूत रहते हैं, यहाँ पे कोई रात में रह नहीं सकता, इसमें आवाजें सुनती हैं, ये होता है वो होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। पर ये एक जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे, ये क्यों छोड़ के गए थे। ये बताया जाता है कि यहाँ पे पानी की एकदम किल्लत हो गई, पानी की शॉर्टेज, उस वजह से ये गांव छोड़ के चले गए। और बड़े समृद्ध पालीवाल परिवार के ये ब्राह्मण थे, बिजनेसमैन थे। और मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जैसलमेर का रास्ता जो था, ये पुराना सिल्क रोड था, रेशम का व्यापार यहाँ से होता था, चाइना से। 2 रास्ते थे, 3 रास्ते थे व्यापार के रेशम के लिए। एक था जो समुद्र से होता था, एक था जो गोबी डेजर्ट और होते हुए जमीन चाइना से होके यूरोप को चला जाता था, जो कि सबसे फेमस था, जिसको सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। और तीसरा था रास्ता जो ये हिमालय के दर्रों के बीच में से लोग आते थे, और ये राजस्थान से, जैसलमेर से होते हुए गुजरात की तरफ जाते थे, और वहां से समुद्र से आगे व्यापार होता था। तो ये कुलधारा का ये इलाका जो था, उसी व्यापार के रास्ते में था। तो काफी अमीर लोग थे ये, पर ये छोड़ के चले गए। अब ये थार डेजर्ट है कहाँ, है? ये हमारा भारत का नक्शा है। तो यहाँ पे राजस्थान के इस इलाके में ये थार डेजर्ट है। ये थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ भी जाता है, काफी कुछ पाकिस्तान में है, सिंध बिंद के इलाके में, और कुछ हमारे देश में भी है ये थार डेजर्ट। ज्यादातर हिस्सा हमारे देश में। और दिल्ली से देखिए कितना नजदीक है। अगर आप दिल्ली से जाते हैं, भिवानी तक पहुंचते हैं, तो आपको रेगिस्तान शुरू हो जाता है। वहां पे टीले वीले रेत के दिखने शुरू हो जाते हैं, जमीन जो है ऐसी वेव्स वाली दिखनी शुरू हो जाती है, और पेड़ हैं, पर धीरे 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 फिर सूखा होता जाता है और ये आगे जाता है। अब ये रेगिस्तान बना क्यों? हर बार हम देख रहे थे कि ये रेगिस्तान हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जैसे मैंने आपको अंटार्कटिका का बताया था, दक्षिण ध्रुव में, कि वहां पे एक पहाड़ की श्रृंखला है जो बर्फ के पहाड़ों, बर्फ को उस तरफ जाने से रोकती है ना। सहारा में भी मैंने बताया था, सहारा रेगिस्तान में क्या है, वहां प्रेशर हवा का इतना हाई होता है। जब तक हाई प्रेशर होगा, जब तक लो प्रेशर नहीं होगा, हवा वहां पे नहीं आएगी, क्योंकि पहले ही प्रेशर भरा हुआ है। मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल में हवा भरी हुई है, तो हवा उसके अंदर जाएगी या बाहर निकलने की कोशिश करेगी? तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि प्रेशर उसके अंदर है। उसी तरह से इस रेगिस्तान में भी क्या है, हाई प्रेशर बना रहता है। तो यहाँ पे ठंडी हवा या बारिश वाली हवा आने की गुंजाइश नहीं होती। इस वजह से ये ऐसा। और इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अरावली रेंज, है ना, ये दिल्ली से शुरू हो जाती है,
ये पहाड़ों की श्रृंखला, इसको बोलते हैं अरावली रेंज। तो जितने भी बादल यहाँ से जब मानसून नीचे से आता है दक्षिण से और आगे हिमालय से टकरा के ऐसे जाता है दिल्ली की तरफ और ऊपर पहाड़ों की तरफ जाता है। पर इस इलाके में क्या होता है, ये अरावली का रेंज आ जाता है, ये पहाड़ों को, बादलों को इस तरफ आने से रोक देती है और यहाँ पे ये सूखा पड़ जाता है। और ये क्या है, थार डेजर्ट जो है थोड़ा नीचा इलाका है, नीचा इलाका के होने की वजह से यहाँ पे बारिश की कमी रह जाती है। बादल जो आते हैं वो यहाँ से इसको पार करके इसके साइड से निकल जाते हैं और यहाँ पे बारिश नहीं होती। इस वजह से ये रेगिस्तान बन गया है। और ये शुरू से रेगिस्तान नहीं था, है ना, ये शुरू से रेगिस्तान नहीं था। यहाँ पे बताया जाता है कि कुछ अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग थ्योरियां हैं। कुछ कहता है कि 10 लाख साल पहले से ये डेजर्ट है, कोई कहता है 4000 से, पर ज्यादातर का विश्वास ये है कि ये 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पे अच्छी खासी सभ्यता थी। जो हमारी मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी वो भी इसी इलाके से लगी हुई थी, है ना। तो ये बड़ा समृद्ध इलाका हुआ करता था किसी जमाने में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये झील, पूरे रेगिस्तान के बीच में ये झील है। आप सोच रहे होंगे पानी आया कहाँ से। तो मैंने आपको सहारा में भी दिखाया था, सहारा डेजर्ट के बारे में, कि जमीन के अंदर से पानी निकलता है। जब एक लो लेवल होता है, चारों तरफ ऊंची जमीन होती है, पानी का लेवल जो है एक बकेट जैसा नीचे बन जाता है और जहां से उसको सबसे नीचा इलाका मिलता है पानी को निकलने का, वहां ये झील बन जाती है। तो ये यहाँ की जीवन दायिनी झील है जिसकी वजह से यहाँ के लोग पानी पीते हैं। आप देखिए इसी में से आदमी लोग भी पानी पी रहे हैं, इसी में से जानवर भी पानी पी रहे हैं और यही यहाँ की जान है? तो ये इसकी थ्योरी यहाँ पे ये है। और यहाँ पे ये जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो के टाइम पे था, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एक यहाँ पे घाघर नदी है, ये देखिए, जिसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं। देखिए ये तो है ऊपर की जो पंजाब की 5 नदियां, सतलुज, ब्यास, रावी, है ना, ये जो ऊपर है, ये ऊपर है। एक नीचे है, यहाँ से गंगा जा रही है, यहाँ से यमुना जा रही है और उन्हीं के साथ से एक ये घाघर नदी चलती है। ये घाघर नदी सरस्वती नदी के नाम से भी है और ये यहाँ आके रेगिस्तान में ये लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, ये सूख जाती है। तो ये जो नदी यहाँ सूखी, इस वजह से ये रेगिस्तान बन गया। और ये आज से पहले यहाँ पे, यानी अगर 2000 साल, आज से 4000 साल पहले हम जाएं, आज 2020 चल रहा है, 2000 ईस्वी पूर्व में जाएं, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी हरियाली थी, सब कुछ अच्छा था। अब ये रेगिस्तान जो है बढ़ रहा है ना। ये रेगिस्तान जो है अगर आप देखेंगे ये आगे चलता है। कैसे चलता है? जब रेत की आंधी चलती है ना, तो रेत पूरी की पूरी उठ के आगे चलती है, रेत टीला आगे को बढ़ने लगता है, धीरे धीरे रेत उड़ के। तो वो क्या होता है कि जहां पे पहुंचा उस इलाके को भी सूखा कर देता है और वो इलाका भी रेगिस्तान हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए यही हमारे देश में एक थोड़ी कमी है, इस बात की मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी कल को आप बड़े होंगे, इस देश को संभालना है आपने। मैं इसलिए आपको एक बता रहा हूं एक बात, इसको ग्रीन वॉल बोला गया है ना। ये 1400 किलोमीटर लंबी सोची गई है। पोरबंदर किस लिए फेमस है, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा। पोरबंदर किस लिए फेमस है? किस लिए उसको जाना जाता है हमारे देश में, क्या नाम से, किस चीज से फेमस है, किस चीज के लिए, किस आदमी के लिए, क्या चीज के लिए फेमस है, आप बताना। ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से है पोरबंदर से, और ये जाएगा दिल्ली तक। ये पूरा ग्रीन बेल्ट बनाना है, इसमें हमने पेड़ लगाने हैं ताकि रेगिस्तान को इस तरफ ना आने दें। पर ये अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। लोगों ने अपनी तरफ से, किसी ने इनिशिएटिव लेके किया, अपनी तरफ से हिम्मत करके कुछ कर रहे हैं लोग, पर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इसमें कोई प्रॉपर वो नहीं आया है। ये देखिए इस तरह से पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं रेगिस्तान में ताकि मट्टी को रोका जाए आगे बढ़ने से। ये पेड़, अब इसमें एक बड़ी समझदारी की बात की जरूरत है, जो कि गलती यहाँ पे होती है लोगों से, है ना। हमें कौन से पेड़ लगाने चाहिए, ये एक बड़ी इशू है। देखिए ये पेड़ लगा रहे हैं, अभी आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं। ये पेड़ आपको ऐसे लगाने चाहिए जिसकी वजह से इस जमीन के अंदर, क्योंकि अगर आप रेगिस्तान में सिंचाई करते हो ना, सिर्फ सिंचाई, तो उसमें क्या होता है, ऊसर होती जाती है, उसमें नमक होता है मट्टी के अंदर, और मट्टी में नमक ज्यादा होने की वजह से वो जमीन बंजर हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पे कैसे पौधे लगाने चाहिए, ये बड़ी सोचने की बात है ना। ऐसा नहीं कि हम कोई भी पौधा लगा दें। आप देख रहे हैं ना, इस जड़ के अंदर आपको सफेद सफेद गांठें सी दिख रही हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, हमें ऐसा लगाना चाहिए जिसके अंदर नाइट्रोजन, जमीन के अंदर नाइट्रोजन को स्टेबलाइज कर दे, मट्टी के अंदर नाइट्रोजन आ जाए, ऐसे पौधे लगाने चाहिए। और ये बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान है। आपको बड़े बड़े पौधों तो लगाने की इतनी अगर ना भी हो, तो आपको सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। मेथी का पौधा है, मटर है, राजमा है, मसूर की दाल है,
चौलाई का साग है, मूंगफली है, अगर आप इनको लगाते हैं ना तो ये जमीन जो है ऊसर होने से बचती है। तो हमें ये करना चाहिए। अब हम चलते हैं, तो यहां तक मैंने आपको बताया। तो अब ये देख रहे हैं कि डेजर्ट्स को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोशिश ही है हमारे देश में। और ये देखिए हमने कुछ कुछ इलाकों को किया भी है, और बहुत से जवान बच्चे, जवान लड़के आ रहे हैं, वो इसको बड़ा कोशिश कर रहे हैं, इसमें ऐसे पौधे लगा रहे हैं जिससे उनको बिजनेस भी मिल रहा है। तो ये एक अच्छा कदम है। खैर, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ हमारा थार डेजर्ट को हमने यहाँ रोका है, अब हम आगे चलते हैं। अब आप सोचेंगे कि दुनिया भर के इतने डेजर्ट हैं, तो दुनिया में सबसे गर्म डेजर्ट कौन सा होगा? नहीं, मेरे मन में सवाल आया कि यार डेजर्ट, तूने सहारा की बात कर ली, तुमने सारी बात कर ली, तो सबसे गर्म इलाका कौन सा? तो एक लुत डेजर्ट है, लुत, ईरान में। मैं आपको अभी दिखाऊंगा जगह। वहां पे उसको बोला जाता है कि वहां का जो नापा गया टेम्परेचर है ना 70.7 डिग्री। दिल्ली का मैक्सिमम या राजस्थान में भी अगर बहुत ज्यादा होगा तो 47, 48 या ज्यादा से ज्यादा 49 चला जाएगा राजस्थान और रेगिस्तान के अंदर जो थार डेजर्ट है। पर यहाँ पे 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर आज इसमें आप बैठ गए तो बस गए काम से, है ना। आप जिंदा नहीं रह सकते इसके अंदर, इतना गर्म टेम्परेचर है इसको। और ये कोई ऐसे वैसे ने नहीं नापा, नासा ने नापा है इसको। यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी लगाई, कई सालों तक लगा के रखी, तो उसमें देखा कि मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 70.7 डिग्री चला जाता है। और ये पूरा लूत डेजर्ट में नहीं है, इसकी एक खास जगह है। देखिए लूत डेजर्ट है कहाँ? ये हमारा ईरान है, जो हमारे को नक्शा दिख रहा है। ईरान से लगा हुआ ये ऊपर अफगानिस्तान है, और नीचे ये पाकिस्तान है यहाँ पे, है ना। यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ हमारा इंडिया शुरू हो जाता है। यहाँ थार डेजर्ट है हमारा, है ना। तो इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान, है? ईरान के बाद इराक। तो आप इसको नक्शे को भी याद करते जाए कीजिए। और पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा पीला सा, दश्त ए लुत करके एक जगह लिखी हुई है, ये वाली जगह, है ना। एक और दश्त काबिर भी है, ये नमक का डेजर्ट है, यहाँ नमक ही नमक है। किसी दिन हम नमक पे बात करेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा ये इसके बारे में भी। तो ये दश्त ए लुत है, ये डेजर्ट है। इसमें एक जगह है, इसका नाम है, अगर आप इसको अगर देसी भाषा में समझे तो पाकिस्तान में और ये जो अफगानिस्तान और ये जो याले इलाके है ना, इसमें गेहूं को गंदुम बोलते हैं। हम तो गेहूं बोलते हैं ना, या कई जगह कनक बोल देते हैं, पर ये लोग गंदुम बोलते हैं उसको। तो ये बताया जाता है कि ये पे यहाँ पे भुना हुआ गेहूं माना जाता है इस जगह को। इसका नाम है भुना हुआ नमक, वो गेहूं। क्यों? यहाँ पे एक बार क्या हुआ, किसी की कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई गाड़ी है गेहूं वाली यहाँ पे रह गई, और जब वो 2-4 दिन के बाद आए तो सारे गेहूं भुने हुए मिले, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 70.7 डिग्री है। ये वो जगह है जहां पे 70.7 डिग्री होता है। ये जो पूरा डेजर्ट है ये पूरा 70.7 डिग्री नहीं होता, इसमें भी टेम्परेचर बहुत हाई है। पर ये जो खास जगह है, ये जो जगह है, इसका दश्त लुत में, दश्त मतलब रेगिस्तान है, और उनकी अरबी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में इसको रेगिस्तान मानते हैं। तो ये गंदुम वैली यानी टोस्टेड व्हीट, भुना हुआ गेहूं, इसको माना गया। ये इतना गर्म इलाका है, हा? और अब हम चलते हैं आगे। अब हम जो मैंने आपसे 2 डेजर्ट की बात करनी थी, उसका पहला डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, हा? गोबी डेजर्ट। अब ये गोबी डेजर्ट है कहां पे? देखिए ये मंगोलिया है। मंगोलिया के ऊपर कौन सा देश है, कोई बताएगा? खैर आप शायद अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं फिर भी बता देता हूं। ये ऊपर रशिया है, ठीक है, ये रशिया है, और ये उसके बीच में चाइना, और रशिया के बीच में ये मंगोलिया है, ठीक है, ये मंगोलिया है। और यहाँ पे ये है, आधे से ज्यादा मंगोलिया को कवर कर रखा है इस गोबी डेजर्ट ने। और उसी के इधर भी एक डेजर्ट है, उसका नाम बड़ा स्पेशल है, उसका नाम है टकला मकान। क्या उसका नाम है? टकला मकान, यानी गंजा है मेरे जैसा, टकला कुछ नहीं है सर पे। तो यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, ठीक है। तो ये अब ये अच्छा, एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, ये गोबी डेजर्ट जो है, ये हमारा थार डेजर्ट जो है, वो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा डेजर्ट है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई थार डेजर्ट कौन से नंबर पे आता है, तो आप बता सकते हैं कि 9वें नंबर पे थार डेजर्ट है साइज के हिसाब से, है? पर ये जो गोबी डेजर्ट है, ये गोबी डेजर्ट जो है ये 5वें नंबर पे आता है, तो हमारे थार डेजर्ट से बड़ा है।
बड़ा इलाका है ना, और ये फैल रहा है, ये और बड़े इलाके को कवर करता जा रहा है। और ये डेजर्ट क्यों है, फिर एक सवाल मन में आता है, जैसे हर बार मैं आपके पूछ रहा हूँ कि भाई ये डेजर्ट बना क्यों, इसमें ऐसी क्या ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम हुई कि जिसकी वजह से डेजर्ट बन गया। अब मैंने आपको बताया था मानसून नीचे समुद्र से आता है, इंडियन ओशन से उठ के आता है और हिमालय पर्वत आ जाते हैं। हिमालय पर्वत बादलों को वहीं रोक देते हैं। अगर हिमालय पर्वत नहीं होते ना तो शायद हमारे देश में इतना पानी भी नहीं होता, वो सब चला जाता चाइना में, आगे चला जाता। तो ये बादल जो है, पहाड़ जो है बादलों को रोक देते हैं और ये पार करके चाइना में नहीं जा पाते, इसलिए तिब्बत, सिंजियांग डिस्ट्रिक्ट और ये जो मंगोलिया है, ये पूरा जो है डेजर्ट है, लगभग डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है। और ये इसमें मंगोल लोग रहते हैं और हान चाइनीज, जो चाइनीज लोग वहां पे रहते हैं उनको हान नस्ल का माना गया है। और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, ये क्या है पता है आपको, ये दीवार है। हम बात करते हैं ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हम सोचते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो है जो भाई चांद से दिखती है और उसको पत्थर की बहुत ऊंची है और इतनी चौड़ी है, इतनी वो है, उसमें फलाना है ढिमकाना है। पर आपको एक जान के हैरानी होगी कि सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दीवार ये वाली है, वो पत्थर वाली नहीं है। ये सबसे बड़ी दीवार ये है, ये 2000 साल पुरानी दीवार है और इसमें ईंट नाम की चीज नहीं है। देख रहे हैं आप इसको, इसमें सिर्फ ये भूसा है ना, घास डाली है और मट्टी को ऊपर से ठोक दिया है और ये 2000 साल से खड़ी है। कितनी मजबूत चीज है ना। ये दिखने में छोटी दिख रही है पर ये काफी ऊंची भी जगह पे है। और इसको क्या हुआ था, ये एक हमारे इंसान की एक बड़ी कमजोरी है कि वो अपने आप को सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा रहूं, है ना, मैं सबसे मजबूत रहूं, मेरी चीज ही रहे। तो क्या करते थे, ये कई एम्परर्स आए ना चाइना में, जितने भी एम्परर्स आए, जितने भी बड़ी बड़े राजा बने, उन्होंने अपनी अपनी दीवार बनाई सबने। ये एक चाइना की वॉल नहीं है, चाइना में कम से कम 4-5 दीवारें बनी है। उसमें सबसे पुरानी दीवार ये है और जो भी राजा बनता था वो पहली वाली दीवार को तोड़ के अपनी दीवार बनाता था, है ना। तो ये गड़बड़ थी। पर ये जो दीवार है आपको दिख रही है, देखिए हम जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सोचते हैं ना, वो ये है इस टाइम। ये वाली दीवार जो है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, कोरिया से शुरू होके पूरा गोबी डेजर्ट के साइड में, ताकि इधर से मंगोलियंस जो थे वो अटैक करने आते थे, उससे बचने के लिए। और आपको हैरानी पता है एक चीज और से होगी, चाइना असली में सिर्फ इतना है, जहां तक दीवार है ना इतना था, ये यहां तक था चाइना सिर्फ। ये जो जितना भी एरिया इन्होंने लिया है ना, बल्कि यहां तक इसके नीचे वाला भी, ये सब जो है ये इन्होंने 67 से पहले इन्होंने ये आजादी से हमारा देश और चाइना का आजादी के लगभग उसी टाइम में इन्होंने तिब्बत पे अटैक कर दिया। ये पूरा तिब्बत था इधर, ये पूरा तिब्बत था और इधर सिंजियान था, ये सिंजियान प्रोविंस थी। इस सब को जीत के अब चाइना इतना बड़ा हो गया और अभी भी इसका पेट नहीं भर रहा। ये हमारे से भी मांगता है जगह, इधर तुर्कमेनिस्तान से भी जगह मांगता है, सबसे छीन झपट कर रहा है ये। खैर ये अलग बात है। और ये देखिए जो मैं आपको मट्टी की दीवार बता रहा था वो ये है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये है वो लाइन। देखिए कहाँ से शुरू होती है, ये गोबी डेजर्ट यहाँ है और ये टकला मकान डेजर्ट है, ये यहाँ तक जाती थी। और ये यहाँ से कोरिया से शुरू होकर इतनी लंबी दीवार है, ये सबसे लंबी दीवार थी। हाँ ये देखिए इसके बचे हुए हिस्से अभी तक आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। और ये इस तरह से बनाई गई थी, मैंने आपको दिखाई है। जैसे बाकियों ने तो दीवार को यूं करके यहाँ से रोक दिया, पर इन्होंने आगे तक लेके गए। क्यों? क्योंकि जो सिल्क रूट था ना, रेशम का जो व्यापार होता था, इस इलाके में डाकू लोग उसको लूट लेते थे, जो व्यापारी जाते थे उनको लूट लेते थे। तो उसके लिए इस दीवार को उन्होंने लंबा करके रेगिस्तान में के साथ लेके गए, ताकि डाकू लोग इनको ना लूट पाए, इनकी रक्षा करी जा सके। है ये सबसे लंबी दीवार है और देखिए कितनी ऊंची है। अब इस आदमी को देखिए और ये दीवार देखिए, सिर्फ भूसे की और मट्टी की दीवार है ये। और देखिए कितनी ऊंची दीवार है, अभी तक खड़ी है। ये पूरी इतनी लंबी दीवार थी, इसको बनाने के लिए कितने लोग मर गए। ये भी बताया जाता है जो मर जाते थे उनको इसी दीवार में मट्टी के साथ उनको भी डाल दिया जाता था। कहाँ गाड़ेंगे, मट्टी की कमी है, उनको भी इसी में डाल देते थे। अच्छा, अब जब मंगोलियंस की बात होती है, मंगोलिया की बात होती है, तो ये भाई साहब जरूर हमें याद आते हैं, क्योंकि इनको भूल नहीं सकते हम। इनका नाम है चंगेज खान, है ना। ये इनका असली नाम था तेमुजिन, असली नाम था तेमुजिन। ये 1162 में इनका जन्म हुआ था
20 साल की उम्र में होते होते इनकी 16 साल में शादी भी हो गई थी, और 20 साल के होते होते इन्होंने क्या किया, जितने भी ट्राइब्स थे ना उन सबको इकट्ठा कर लिया, जो भी उनमें झगड़े वगड़े थे सबको मार पीट के बराबर करके। और इसका एम्पायर इतना बड़ा था कि जब तक अंग्रेजों का एम्पायर सबसे बड़ा माना गया दुनिया में, पर उनके आने से पहले तक इसका एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था। देखिए ये इसकी सेना होती थी, मंगोलियन आर्मी। इनके घोड़े स्पेशल थे, छोटे छोटे घोड़े होते थे, बड़े स्टेमिना वाले होते थे, सर्दी गर्मी सब कुछ सह लेते थे, थोड़ी सी घास दे दो उसी से रह लेते थे। और इसी तरह से इनके सोल्जर्स भी थे, ये घोड़े पे चलते चलते सो लेते थे, आराम कर लेते थे। और ये सेना बड़ी खतरनाक सेना थी। इनका एम्पायर देखिए आप, ये कोरिया पूरा पूरा कोरिया से ऊपर रशिया से लेके आधा रशिया, पूरा मंगोलिया, चाइना, तिब्बत और पूरा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब, पाकिस्तान, पर्शिया, ईरान, इराक, और ये पूरा यहाँ तक कि यूरोप में इतना बड़ा एम्पायर था इस आदमी का। और इसका इतना टेरर था, इसका नाम सुनते थे लोग कि चंगेज खान आ रहा है तो भाग जाते थे, क्योंकि इसका सीधा सा हिसाब था, या तो आप सरेंडर कर दो और नहीं तो मार डाल दे जाते थे। तो इससे इतना डरते थे लोग, इतना खतरनाक था कि ये लोग अपने आप भाग जाते थे, हैं? और इस गोबी डेजर्ट में एक बड़ी खासियत है, दुनिया में यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर के अवशेष मिलते हैं। अब ये आदमी लेटा हुआ है ना, इसके ऊपर पता है आपको क्या है? ये डायनासोर की हड्डी है, जो कि यहाँ पे जमी हुई पड़ी है पत्थर के अंदर, फॉसिलाइज्ड हो गई। फॉसिलाइज मतलब ये पत्थर में, मट्टी में दब के वैसी की वैसी प्रिजर्व हो गई है ना। ये आदमी के जितनी बड़ी हड्डी देखिए, ये डेजर्ट में मिलते हैं। बहुत सारे डायनासोर के अंडे भी मिलते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये डायनासोर के अंडे हैं, असली डायनासोर के अंडे हैं ये वहां पे आपको मिलते हैं। आप ये मत सोचना जाके इसका आमलेट बनाएंगे, है ना। ये असली अंडे हैं, और एक जगह नहीं बहुत जगह मिलते हैं, बहुत सारे अवशेष मिलते हैं इस इलाके में। और इसकी एक खासियत क्या है इस मंगोलियन डेजर्ट की, कि ये गोबी डेजर्ट की, कि ये एक्सट्रीम है टेम्परेचर। जैसे सहारा में आप जाओगे तो रात में आपका टेम्परेचर माइनस से नीचे चला जाएगा, थोड़ा सा 10-15 डिग्री नीचे चला जाएगा, पर दिन में 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, दिन में -32 चला जाएगा, 33 डिग्री तक नीचे चला जाएगा बर्फ से। यानी बर्फ, पानी अगर आप रखोगे तो जम जाएगा, 0 डिग्री पे ही जम जाता है, या -32 चला जाता है। रात में इतनी जबरदस्त ठंड होती है, और 24 घंटे के अंदर ही जब धूप आएगी तो वहां पे एकदम 35 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा। मतलब इतना ठंड, इतना गर्म, एक ही 24 घंटे के अंदर। इसलिए यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ इतनी ठंड होती है, पानी तो है नहीं, पर आपको सुबह सुबह रेगिस्तान में देखो ऐसे ना ओस सी गिरी हुई दिखेगी, ये जो बर्फ जैसी दिख रही है ना आपको रेत के टीलों पे, ये स्नो जैसी है, ये एक तरह की वो है, फॉग जैसा मान लीजिए, है मिस्ट, बहुत हल्की सी, जैसे ओस जैसी होती है ना हमारे यहाँ वैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगी रेगिस्तान में। पानी नहीं है पर यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे यही नहीं है कि सिर्फ रेत ही रेत है या पूरा है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर भी हैं। देखिए पथरीला इलाका भी है। हम जब भी सोचते हैं रेगिस्तान, हमारे दिमाग में आता है रेत के टीले, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा पत्थर भी बहुत सारे हैं। और इसकी एक खासियत है इस डेजर्ट की, रेत के टीले आपने बहुत देखे होंगे, है ना। सहारा में भी आपको मैंने बहुत सारे टीले दिखा दिए, और आगे भी अभी आपको एक जगह के और टीले और दिखाऊंगा। पर ये जो गोबी डेजर्ट के टीले हैं ना, इनको खोंगोर बोला जाता है, खोंगोर। ये संसार के सबसे बड़े टीलों में से एक है रेत के। इनकी ऊंचाई 12 किलोमीटर, इनकी लंबाई जो है ना, चौड़ाई 12 किलोमीटर, लंबाई 180 किलोमीटर और ऊंचाई तकरीबन 80 मीटर। इतने ऊंचे ऊंचे ये टीले होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं, है ना। और ये भी चलते हैं, आगे चलते हैं, इसलिए लोग इनको गोबी डेजर्ट को बोल रहे हैं कि फैल रहा है। जब आंधी चलती है तो ये फैलता है। और इस गोबी डेजर्ट को पार करने वाला, इससे पहले क्या, ये फॉरबिडन किंगडम माना जाता था। चाइना अपना सिल्क किसी को नहीं बेचता था, किसी को बताता नहीं था कैसे मैंने बनाया, ना चाय चाय भी इन्होंने आविष्कार करी, चाय के बारे में भी किसी को नहीं बताते थे ये। और ये जो थे, इस डेजर्ट को पार करने वाला व्यापारी जो पहला यूरोप से आया, ये मार्को पोलो था। इसको पहचान लीजिए। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई पहला यूरोपियन कौन था जिसने ये गोबी डेजर्ट को पार किया, तो वो मार्को पोलो है, याद रखिएगा, मार्को पोलो। इसने
पार किया। और इसने जब पार किया ना, तो इसने पता है क्या लिखा है, ये कहता है कि साहब इसको पार करने में 1 साल से भी ज्यादा समय लग गया मुझे। एक किनारे से, इतना बड़ा है, इसको एक किनारे से एक किनारे पार करने में मुझे तकरीबन 1 साल लगा। और सबसे कम जगह को पार, सबसे पतली जगह है इसकी, सकरी जगह है, उसको पार करने में भी मुझे 1 महीना लग गया है। और बहुत पत्थर और मट्टी और घाटियों से भरा हुआ, और कुछ भी खाने के लिए नहीं है, इसने ये लिखा था, है ना। खैर, अच्छा, एक और मजेदार, जब मैं बात इसको ढूंढ रहा था तो मुझे एक बहुत मजेदार बात मिली, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कितना चल सकते हैं एक दिन में, या अपनी लगातार आपको चलने को बोला जाए, आप कितना चल लेंगे, है ना। पर जब जान की बाजी लगी होती है तो आदमी कितना चल सकता है, ये भी एक देखने की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, रशिया ने, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होती है बात, ये जो है ना मॉस्को, यहाँ से इन्होंने क्या था, जो सोल्जर्स थे दुश्मन के, उनको पकड़ा और कैद करने के लिए ले आए यहाँ साइबेरिया में। ये साइबेरिया एक जगह है, ये पूरा बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पे आपको बंद करने की जरूरत नहीं है किसी को जेल में। यहाँ से भागेगा तो मरेगा ही मरेगा, बच नहीं सकता, क्योंकि इतनी ठंड है और इतना रेगिस्तान, इतनी दूर तक बर्फ ही बर्फ है कि वो बच नहीं सकता। फिर भेड़िए हैं, भालू है, साइबेरियन टाइगर है, यहाँ बच नहीं सकते। तो यहाँ से क्या हुआ, ये कुछ लोग थे जो इस जेल में से छूट के भाग गए, और इनके पीछे उन्होंने काफी ढूंढा ढांडी करी, पर ये नहीं मिले। उन्होंने कहा मर जाएंगे, छोड़ दो। पर ये लोग 6437 किलोमीटर चलते 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 इंडिया में पहुंचे। देखिए, पूरा गोबी डेजर्ट पार किया इन्होंने, पूरा चाइना पार किया, पूरा मंगोलिया पार किया, चाइना में आए, चाइना से पूरा तिब्बत पार किया, तिब्बत पार करके इंडिया में आए। दार्जिलिंग साइड में चाय के बगान में पहुंचे थे ये लोग। कितना लंबा चल सकते हैं। तो मैं ऐसी सोच रहा था, जैसे मार्को पोलो भाई साहब परेशान हो रहे थे कि मैं तो इतना चला, तो ये भी है। देखिए, ये तो एक मूवी बनी है, उसका सीन है उसी कहानी के ऊपर। पर ये लोग ऐसे चलते चलते, इसमें एक लड़की भी थी रशियन, वो मर गई बेचारी रास्ते में। सिर्फ 3 लोग बचे थे जो पहुंचे थे, चले तो 6-7 थे, पहुंचते पहुंचते सिर्फ 3 बचे, बुरी हालत में। खैर, अब एक मजेदार बात इस गोबी डेजर्ट की, आपको ये देख के कैसा लग रहा है, ये जो फोटो है कैसा लगा? ऐसा लग रहा है ना कि कोई बड़ा बड़ा महल का सीन है, पर असल में ये गुफा है। ये गुफा के अंदर बनाई गई एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, गुफा के अंदर है ये। ये गुफा है कहाँ पे, ये देखिए, ये वो पत्थर का ये पूरा चट्टान है, पूरी इतनी बड़ी, इसके अंदर खोद के ये मंदिर बनाए गए हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल है ना। और ये कहाँ है, ये देखिए घांसू प्रोविंस है चाइना में, एक वहां पे है ये देखिए ये सीन है। और ऐसे केव्स हैं, आपको दीवार में दिख रहे होंगे गड्ढे, ये रास्ते हैं, गुफाएं हैं, और इनके अंदर उन्होंने ये मंदिर बनाए हुए हैं। ये जानकारी के लिए आपको ऐसी मैं बता रहा हूं कि गोबी डेजर्ट में इतनी सुंदर जगह भी हैं। अब ये गोबी डेजर्ट जो है बड़ा फेमस किस लिए है, क्योंकि ये जो रास्ता लाल सा दिख रहा है ना आपको, ये है वो सिल्क रूट। और ये जितने भी शहर बीच में है, काशगर, पामीर, मर्व, दमास्कस, ये पुराने इतिहास में बड़े फेमस शहर हुए हैं, सभ्यताओं के बड़े फेमस शहर हैं। देखिए ये ग्रीस आ गया और ये रोम आ गया, ये सारे यूनान, रोम, दमिश्क, पर्शिया, ये सारे बड़े फेमस सभ्यताएं हुई हैं, और ये सब की सब इसी सिल्क रूट पे आती हैं, जो कि गोबी डेजर्ट के अंदर से निकलता है। ठीक है। खैर, अब मैं आपको एक बात बता रहा था, ये गोबी डेजर्ट भाई साहब रुक नहीं रहे, ये चल रहे हैं आगे को। ये देखिए कैसे चल रहा है आगे, कितनी अच्छी हरियाली है, खेती है, पर ये पूरा जो राक्षस है ना मट्टी का, ये आगे बढ़ता जा रहा है। जैसी रेत का तूफान आएगा, ये आगे आ जाएगा, इन सारे पेड़ों को ढांक देगा और ये खत्म हो जाएगा। अब आपको मैं एक कंपैरिजन करने के लिए दिखा रहा हूँ। हमने थार डेजर्ट में भी देखा था कि हमने सोचा कि हम वो ग्रीन वॉल बनाएंगे, देखा था ना, मैंने आपको दिखाया था कि कैसे पोरबंदर से लेके दिल्ली तक हम एक ग्रीन वॉल बनाने की सोच रहे हैं, और अभी तक गवर्नमेंट ने उसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब चाइना को देखिए आप, चाइना ने इतने बड़े इलाके को ग्रीन बनाने की कोशिश, क्योंकि आधा चाइना डेजर्ट है। देखिए, चाइना पूरा हरा भरा नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गोबी डेजर्ट है, यहाँ टकला का मकान डेजर्ट है, ये तिब्बत भी लगभग सूखा का सूखा है। और जब यहाँ से आंधियां चलती है ना, तो बेजिंग, यहाँ पे इनका बेजिंग जो राजधानी है, बेजिंग, वुहान शहर जहां से अभी वायरस निकला,
इन सब में ये रेत भर जाती है आके। तो इन्होंने देखा कि अगर ये इस तरह से रेत आती रहेगी तो ये तो पूरा हमारा चाइना मट्टी से भर जाएगा। तो इन्होंने ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की सोची और इस काम में ये लग गए, है ना। और इन्होंने इतना काम करना शुरू कर दिया। देखिए इस तरह से मैं जब देख रहा था तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई। आप इसका वीडियो भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाता हूँ फोटोज में। ये इस तरह से पौधे लगा रहे हैं और पता है आपको, इन लोगों को तनख्वाह भी नहीं दे रही गवर्नमेंट। ये लोग अपने शौक से, अपनी इच्छा से, अपने देश के लिए खुद कर रहे हैं, है ना। हमें सीखना चाहिए। ये इस तरह से ये लगा रहे हैं। अब इनको थोड़ा बहुत, और कैसे पौधे लगा रहे हैं वही, ये भी एक सोचने की बात है जो इस इलाके के लिए बहुत फायदेमंद हो, इस रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोके। और देखिए इन्होंने कैसा बना दिया इस इलाके को। ये पूरा रेगिस्तान था, पेड़ लगा लगा के एकदम चमका दिया इसको, है ना। अब डेजर्ट जो है पीछे रह गया, अब आगे नहीं आ पा रहा, वहीं का वहीं रुका हुआ है। और ये धीरे धीरे उसको रोक नहीं रहे, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर दबाते चले जा रहे हैं। और इनका लक्ष्य है कि अगले 30-40 साल में इसको पूरे को हरा भरा कर देंगे। और ये कर भी देंगे कि जिस स्पीड से चल रहे हैं हमें सीखना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी कदम उठाने चाहिए। और यहाँ का ये जो पौधा है, ये पेड़ यहाँ का स्पेशल पेड़ है। ये देखिए ये गिर जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा और मरेगा नहीं, उखड़ेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। बहुत मजबूत पेड़ है। इसको सक्सूल पेड़ कह रहे हैं। सक्सूल पहाड़ पेड़ भी कहा जाता है, कई नामों से बोला जाता है। सक्सूल पहाड़ पेड़ है ये। इसकी अगर आप रेगिस्तान में कहीं फंस जाते हैं और आपको सक्सूल पेड़ मिल जाता है तो आप अपनी जान भी बचा सकते हैं। इसके अगर आप छाल उतार के निचोड़ेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, इसका पानी पी सकते हैं आप, है ना। ये भी एक पेड़ यहाँ का है जो इस तरीके के पेड़ ये सारे में लगा रहे हैं गोबी डेजर्ट में। और यहाँ का ये स्पेशल डोंकी है जो मंगोलियन डेजर्ट में ही मिलता है, उस रेगिस्तान में रहता है, पता नहीं क्या पीता है, क्या खाता है, उसी जो खाता है घास उसी से ये जिंदा रह जाता है। और यहाँ का एक जानवर है, ये स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे मिल जाता है कई बार। वैसे तो हिमालय का जानवर है पर कई बार तिब्बत और उस साइड में भी दिख जाता है। और एक बड़ी मजेदार चीज डेजर्ट्स की मेरे सामने आई तो एक वर्ड आ रहा है, देखिए गुल्ता। ग्यूल्ता एक वर्ड आ रहा है, ग्यूल्ता। ये ग्यूल्ता क्या है? ग्यूल्ता होता है कि चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें हो और जमीन के नीचे से पानी निकल रहा हो। जैसे हम रेगिस्तान में, मैंने आपको झील दिखाई, राजस्थान में थार डेजर्ट में एक झील है, वो जो अभी फोटो दिखाई थी, उसमें नीचे से पानी निकल रहा है, लोग भी पानी पी रहे हैं और भी पानी पी रहे हैं। पर ये जो है ये हजारों सालों से ये झील है, झील नहीं है ये क्या है? पानी रुका हुआ है एक जगह, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और नीचे ये सोता है। और इसमें ज्यादा पानी भी नहीं है, ऊंट के घुटने तक पानी आता है। और पानी का रंग आप देख रहे हैं ना कितना काला है, इसका भी एक कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे इतने ऊंट रोज आते हैं पानी पीने के, लोग अपने यहाँ पे ले आते हैं। लिखा है, देखा, कहते हैं ना प्रकृति कभी कभी चमत्कार करती है, ऐसा ही एक चमत्कार समझो सैकड़ों साल पहले सहारा में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, जमीन की जो पानी है वो नीचे से ऊपर आ गई, पानी जो है जमीन से ऊपर आ गया और यहाँ पे लगातार पानी, यहाँ पे हरदम पानी रहता है, निरंतर पानी रहता है, कभी सूखता नहीं है। और इससे ज्यादा आता भी नहीं है, इतना ही रहता है, जाता भी नहीं है। अब ये पानी काला क्यों है? ये जितने भी ऊंट यहाँ आ रहे हैं ना, पानी पिएंगे और इनको तो पता नहीं है भैया हाइजीन क्या चीज होती है। ये यहीं पे अपना गोबर कर देते हैं इस पानी के अंदर, हजारों सालों से इस पानी में गोबर कर रहे हैं ये लोग, है ना, जिसकी वजह से ये पानी पूरा काला हो गया है। पर ये यहाँ का जीवनदानी चीज है। और यहाँ पे देखिए एक बड़ी स्पेशल चीज है, पूरे सहारा डेजर्ट के बीच में आपको ये जरा सा पानी एक जगह है, मैंने आपको नक्शे में दिखाया था। ये जो है चाद जो देश है, चाद देश है जो अल्जीरिया, लिबिया के नीचे है। लिबिया के नीचे एक चाद देश है, इधर इजिप्ट है, ऊपर अल्जीरिया, नीचे चाद है, वहां पे ये मिलता है। अब देखिए उस डेजर्ट के बीच में यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल देखने को मिल जाएगा। अब ये क्रोकोडाइल यहाँ आया कैसे? यहाँ से अगर नदी और तालाब या कुछ भी है यहाँ से तो कई 100 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, पर ये यहाँ पे कैसे है? ये क्रोकोडाइल आपको यहाँ दिख रहा है ना पानी के अंदर, ये नील नदी का क्रोकोडाइल है, इस पानी में रहता है। तो ये ऊंट वाले जब आते हैं ना तो इसको ध्यान रखते हैं कि किस पानी में क्रोकोडाइल, तो वहां अपने ऊंटों को नहीं लेके जाते। और यहाँ पे अपने लोग, इनके ऊंट यहाँ पानी पीते हैं। और ये आज से नहीं है, इसकी पहचान के लिए आप देखिए ये तकरीबन 11,700, तकरीबन 12,000 साल से यहाँ पे ये है।
और लोग यहाँ आते रहे हैं, लोग यहाँ पहले भी रहते थे। उसकी चिन्ह क्या है? ये दीवारों पे लोगों ने पेंटिंग्स बना के छोड़ी हुई हैं उस जमाने की, है ना, हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। और इसमें आपको जानवर दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पहले बहुत अच्छा पानी था, बहुत अच्छे सारे लोग रहते थे, अच्छी हरियाली थी। उनको मैंने बताया था कि सहारा डेजर्ट क्यों बना, क्या ये हमेशा डेजर्ट ही रहेगा या दोबारा से हरा भरा हो जाएगा, वो सब मैंने आपको बताया था, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे जो पहले सेशन हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, फेसबुक पे आप जाके देख सकते हैं। अब हम आखिरी डेजर्ट जो हमारे को आज करना है, आखिरी बात पे हमारे हैं, वो है कालाहारी डेजर्ट। ये हमारी सभ्यता का, मनुष्य की शुरुआत है, हमारा पालना है। इंसान, जितने भी इंसान दुनिया में हैं, अंग्रेज हो, अफ्रीकन हो, चाइनीज हो, इंडियंस हो, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हो, सबका मूल ये यहाँ से शुरू होता है। ये साइंटिस्ट मानते हैं कि सारी मनुष्य जाति की शुरुआत यहाँ से होती है, इस जगह से, है ना। इस जगह पे जो लोग रहते हैं, ये लोग हमारे सबके पूर्वज हैं। अगर आप, मैं आपको इनकी फोटो दिखाऊंगा तो आप ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे ना तो आपको उनमें चाइनीज भी दिख जाएगा उस शक्ल में, आपको अंग्रेज भी दिख जाएगा, हिंदुस्तानी भी दिख जाएगा, सबकी थोड़ी थोड़ी झलक दिखेगी उस शक्ल में, ध्यान से देखना। खैर, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, पर ऐसा नहीं कि सारे इलाके में नहीं होती, कुछ इलाकों में बड़ी अच्छी बारिश होती है, कुछ इलाकों में बिल्कुल बहुत कम बारिश होती है ना। और ये जो है 6ठे नंबर का है, मैंने आपको बताया गोबी डेजर्ट 5वें नंबर का है, 6ठे नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट कालाहारी डेजर्ट है। ये दक्षिणी अफ्रीका में होता है, 3 देशों को में फैला हुआ है। ये दक्षिणी अफ्रीका हो गया, ये नीचे दक्षिणी अफ्रीका हो गया, इधर नामीबिया हो गया, और इधर हो गया आपका बोत्सवाना। ये बोत्सवाना है, ये नामीबिया है, ये साउथ अफ्रीका है। इन तीनों देशों के बीच में ये डेजर्ट है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखें। और ये डेजर्ट क्या शुरू से ही डेजर्ट था? ये यहाँ के मूल निवासी हैं, जो मैं बता रहा हूँ, हमारे पूर्वज जो है ना सबके, इनका रंग देखिए पूरा काला भी नहीं है, ये गोरे भी हैं, जबकि यहाँ पे इतनी गर्मी होती है। इनकी शक्ल आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें सब कुछ दिखाई देता है। मुझे तो चाइनीज भी दिखाई देते हैं इसके अंदर, इसी शक्ल के अंदर। एक ने इसका डीएनए का मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, लोगों ने इसका डीएनए चेक किया। रशिया के जो एकदम किनारे में जो जगह है ना, वहां पे उन्होंने एक ट्राइब देखा, उसका डीएनए इनसे मिलता था। तो वो किस हिम युग में किसी जमाने में गए होंगे वहां, ये सब वहां गए हुए हैं। तो ये सारी दुनिया में फैले हुए लोग हैं। और ये बुशमैन के नाम से, यानी झाड़ी वाले लोग कहा जाता है इनको, झाड़ी वाले लोग, ये अभी तक इसी तरह से रहते हैं। और इनकी तरह जंगल को जानने वाला कोई नहीं है। अगर जंगल में कोई खो जाता है, जंगल में कुछ काम होता है, तो आज भी साउथ अफ्रीकन आर्मी, इनकी आर्मी इन लोगों को लेते हैं कि हमारा ये चीज खो गई है, आप हमारे को रास्ता ढूंढने में मदद करें। ये मट्टी देख के बता देंगे कि वो चीज किधर को गई है, इतना इनका एक्सपीरियंस है ना। और खैर, ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो जगह है कालाहारी डेजर्ट, ये भी पहले कभी डेजर्ट नहीं था, ये भी बहुत साल पहले बड़ा अच्छा हरियाली वाला इलाका। तो हम देख रहे हैं कि हर जगह जहाँ डेजर्ट है, पहले बड़ी अच्छी हरियाली थी, और अब जहाँ बहुत जगह हरियाली है, हो सकता है वो धीरे धीरे वो रेगिस्तान बन जाए। तो ये कुदरत का नियम है। यहाँ पे ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है क्वांडो नदी, ये है क्वांडो नदी, ये ओकावांगो नदी, और ये जिम्बाब्वे नदी, है ना। ये तीनों नदी किसी जमाने में ये कालाहारी में होके जाती थी, पर कुछ कुदरत का ऐसा जमीन का उल्टा सीधा हुआ, सिस्मिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, जमीन का भूकंप की वजह से, चट्टानों का आपस में धक्का देने से, नीचे जो जमीन में बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो चलती हैं, धक्का मारती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो जब ये हुआ तो इससे क्या हुआ, ये नदियां का रास्ता चेंज हो गया, ये तीनों नदियों ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, और ये इलाका डेजर्ट रह गया। और ये ज्यादा 60 मिलियन यानी 60 करोड़ साल पहले तक यहाँ पे बहुत अच्छी हरियाली थी। 60 करोड़ साल में ये डेजर्ट बन गया। अब ये 60 करोड़ साल से फर्स्ट क्लास डेजर्ट है, अभी तक डेजर्ट ही है। अब ये डेजर्ट की खासियत है, ये चौथे तरीके का डेजर्ट है। मैंने आपको बताया था, ठंडा डेजर्ट हो गया, गर्म डेजर्ट हो गया, कोस्टल डेजर्ट हो गया। ये चौथे तरीके का डेजर्ट जिसको बोलते हैं सेमी एरिड। यहाँ पे पानी भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी दिख जाएंगे, और रेगिस्तान भी है। तो जैसे हमारा थार डेजर्ट भी, जैसे हम जैसलमेर की तरफ आते हैं या थोड़ा सा और इस तरफ आते हैं तो हमारे को पेड़ वेड़ दिख जाते हैं, तो हम उसको भी सेमी एरिड कहते हैं, आधा से सूखा, आधा थोड़ा बहुत चीजें भी हैं। तो यहाँ पे
आप देख रहे हैं। और इसकी खासियत क्या है, इसमें भी टेम्परेचर का बड़ा फर्क पड़ता है। रात में -15 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और दिन में 45 डिग्री 47 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो इतना फर्क है रात के दिन में, रात और दिन के टेम्परेचर में। और यहाँ पे बहुत सारे पशु रहते हैं, है ना। ये जो बुशमैन है ये इन्हीं का शिकार करके खाते हैं, कुछ बोते नहीं है ये लोग, वही खाते हैं। अब देखिए इसके कुछ इलाकों में बड़ी तेज बारिश भी होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये एक ही इलाका है, जब बारिश नहीं होती तो ये ऐसा हो जाता है, और जब बारिश होती है तो देखिए कैसा हरा भरा हो जाता है, और जब बारिश खत्म होगी कुछ महीनों के बाद ये फिर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इलाकों में बहुत अच्छी बारिश भी होती है, कुछ इलाकों में बहुत सूखा रहता है। तो सेमी एरिड है। और यहाँ के पेड़ देखिए स्पेशल हैं, इन्होंने अपने आप को ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि ये पानी को जमीन से भी ले लेते हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और ये इस डेजर्ट के हिसाब से इन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है ना। यहाँ पे ये जीवित रहने के लिए इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अब इस आदमी को देखिए, ये यहाँ का परिवार है, ये हमारे जो मूल यहाँ के निवासी हैं बुशमैन। इनकी भाषा बहुत मजेदार है, मैं आपको इनकी भाषा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। सिर्फ 5000 लोग बचे हैं जो ये भाषा बोलते हैं, है ना, बहुत स्पेशल है। सुनिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत आवाज बहुत करते हैं ऐसी, है ना। इनकी भाषा में, हमारे इंग्लिश में जैसे वाउल होते हैं ना, 5 वाउल है, इनकी भाषा में बहुत ज्यादा वाउल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स भी सबसे ज्यादा है इनकी भाषा में। इनकी भाषा मतलब सबसे पुरानी भाषाओं में से एक मानी जाएगी। और ये देखिए कैसे बोलते हैं, तो ये इसकी बुशमैन लैंग्वेज बोलते हैं, इसको टा लैंग्वेज बोलते हैं, टा TAA टा लैंग्वेज बोलते हैं इसको, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसको टा लैंग्वेज। तो ये देखिए इसके अंदर आपको सबकी शक्ल दिख रही है, चाइनीज भी दिख रहा होगा, अंग्रेज भी दिख रहे होंगे, हिंदुस्तानी भी दिख रहा होगा, अफ्रीकन भी दिख रहा है, सब कुछ इसके अंदर मिक्स है ना। और बड़े प्यार से रहते हैं ये लोग, इनमें झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है झगड़ा। अब हमने जब से हम लोग इस डेजर्ट में भी इनके घरों में घुस गए, इनके जंगल में घुस गए, अब हमने इनका जीना हराम कर दिया। अब इनकी बहुत बुरी दशा है अगर आप देखें तो। और इसका कारण क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये इस डेजर्ट की एक खासियत और है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टीले, मट्टी के टीले चलते हैं, जब रेत आती है, आंधी चलती है तो टीले बढ़ते हैं, पर यहाँ के टीले ऐसे हैं कि वो एक जगह फिक्स्ड हैं, ये बढ़ते नहीं है। ये एक जगह जहाँ है वहीं सालों से वहीं के वहीं रहते हैं, है ना। तो ये स्पेशलिटी है इस जंगल की, इस रेगिस्तान की। और ये इनकी जो बेचारे आदिवासी लोग मैंने आपको दिखाए, उनका मुसीबत का कारण हमारा लालच। ये देखिए, ये ना इनके रेगिस्तान में हमें हीरे मिल गए, हीरों की खान मिल गई, और हमने इनके पूरे इलाके को इनसे छीन लिया और हमने यहाँ पे खदान निकाल दी, है ना। और यहाँ पे 30 साल से यहाँ पे हम खुदाई कर रहे हैं, डायमंड्स निकाल रहे हैं। यहाँ का डायमंड बड़ा फेमस है, और इसको हम इन लोगों की तो बेचारों का घर छीन गया, हम इस पे से हीरे निकाल के अमीर होते जा रहे हैं, है ना। और ये इस खदान को जो है अमीर लोग, इस तरह से हम लोगों ने इन लोगों का बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये एक चीज बड़ा बढ़िया पौधा है, जो मोटे लोग है ना, जिनका मोटापा है, उनके लिए बहुत बढ़िया पौधा है ये अगर कहीं से मिल जाए तो। इस पौधे का नाम है होदिया पौधा। अगर आप इसको खा लेंगे ना, तो आप इसकी बनाई हुई दवाई खा लें, इसकी पुड़िया खा लें, सुखा के इसको खा लें, तो आपको भूख कम लगेगी। जब आप भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाएंगे, और खाना कम खाएंगे तो आपका मोटापा कम हो जाएगा, है ना। तो ये बड़ा बढ़िया पौधा है, ये कालाहारी डेजर्ट में मिलता है, और ये बड़ा फेमस हो गया आजकल, ये होदिया प्लांट है। ये आपको मैं दिखा रहा हूं। अब आखिरी में हम आ गए हैं, हमारे को 5-7 मिनट हमारे पास रह गए, हम जल्दी से खत्म करेंगे कि इंसानों ने डेजर्ट के साथ क्या किया है। इतना सुंदर सब कुछ है, कुदरत का एक करिश्मा है, हमने क्या क्या किया है, इसके लिए क्या क्या नुकसान किया है हमने, वो देखते हैं। सबसे पहली बात, ओवर ग्रेजिंग। हम अपने पशुओं को लेके चले जाते हैं, ये नहीं सोचते कि छोटा सा पौधा हुआ है अभी, वो उगने दो, बड़ा होगा। हम अपनी भेड़ बकरियां लेके पहुंच जाते हैं, वो पौधों को खा जाते हैं। मैं जब करौली गया था, तो मैं आपको बताऊं, मैं वहां पे हम गए, जब जंगल में गए, तो मैंने देखा कि झाड़ियां जो है ना, वो बड़ी
मैंने पूछा ये किस चीज का पेड़ है, क्या है झाड़ी? उसने कहा ये धोंक का पेड़ है। तो मैंने, धोंक का पेड़ तो बड़ा होता है, काफी ऊंचा हो जाता है, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नीचे नीचे ऐसे फैला हुआ क्यों है? तो मैंने सोचा शायद ये शुरुआत में ऐसे ही होता होगा, बाद में बड़ा होता होगा। फिर बाद में बताया मुझे वहां के लोगों ने कि ये बकरी खा जाती है ना इसको, तो ये बेचारा उग नहीं पाता, ये ऐसे ही नीचे नीचे रहता है, धीरे धीरे जब बचता है तो तब जाके ये ऊपर उगता है। तो हमारी वजह से, ये ओवर ग्रेजिंग की वजह से ये जंगल जो है ना, रेगिस्तान को हम खराब करते हैं। जो पौधे उगने लायक भी होते हैं वो हम नहीं खाते। तो हमारे को एक एरिया मार्क करके रखना चाहिए कि इस एरिया में हम ग्रेजिंग कराएंगे, बाकी डेजर्ट को हम नहीं छेड़ेंगे, ऐसा होना चाहिए। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा, डेजर्ट की खासियत क्या है? डेजर्ट में तेल मिल जाता है। अब पूरे सहारा में तेल मिलता है, सारा डेजर्ट में। अब वो तेल निकालने के चक्कर में क्या होता है, जब तेल निकालते हैं तो वहां पे क्या पॉल्यूशन फैल जाता है। देखिए तेल है यहाँ के, अब ये यहाँ के जो पशु हैं, मैंने आपको सारा डेजर्ट के टाइम में दिखाया था कैसे कैसे पशु, इस जानवर इस रेगिस्तान में रहते हैं। अब इन्होंने यहाँ तेल निकालना शुरू किया है और ये देखिए रेगिस्तान का क्या हाल बना दिया है ना। ये हमको देख के इसको शर्म आनी चाहिए कि हम, इंसान कैसे सत्यानाश करता है एक एनवायरनमेंट का, एक पर्यावरण का। हम अपने तेल के चक्कर में हमने पूरे रेगिस्तान को खराब कर दिया है। और हमें रेगिस्तान सबसे सस्ता दिखाई देता है कि भाई कुछ तो है नहीं, क्या करना है, कोई यूज कर लो। जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के टेस्ट होते हैं, न्यूक्लियर बम छोड़ने के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, सब के सब डेजर्ट में करे जाते हैं। अमेरिका का ले लो, रशिया का ले लो, इंडिया का ले लो, सब ने डेजर्ट्स पे ही एक्सपेरिमेंट किया है ना। अब ये देखिए, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ये हमारे देश का हुआ है पोखरण का, ये पोखरण में हुआ था। मैं उस समय वहीं था, मेरे को मौका मिला था जाने का, मैंने देखा था ये जगह पूरी जमीन फट गई थी, है ना। और यहाँ पे ये थार डेजर्ट के अंदर हमने एक्सप्लोजन किया था। तो ये हम लोग इस डेजर्ट को बहुत सस्ता समझते हैं, इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, बंजर है क्या करना है ये सोचते हैं। पर ये देखिए जितने भी एक्सप्लोजन हम करते हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो पशु यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ की मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले जानवर, जिनको यही पर्यावरण में रहना होता है, वो बर्बाद हो जाते हैं और फिर वो कभी दोबारा नहीं आते, वो खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और देखिए किस तरह से हम लोग जो एंडेंजर्ड पशु हैं उनका शिकार करते हैं। ये देखिए इस बेचारे को गोली मार दी है, ये देख रहे हैं यहाँ इसके गोली यहाँ लगी है, इसको गोली मार दी है और बड़े खुशी से फोटो खींच रहे हैं। अब ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसको खत्म कर दिया। इस तरह से ये भी शिकार कर रहे हैं। तो हम लोग शिकार करके ऐसे पशुओं का, जो रेगिस्तान में रहने वाले जानवर हैं, उनको मार देते हैं, उनका नुकसान करते हैं। और ये देखिए ये एक बड़ा स्पोर्ट्स है, हम लोग बड़े खुश होते हैं। जब मैं भी एक बार दुबई गया था तो मेरे को उस टाइम मैं भी इतना ध्यान नहीं दिया, हम लोग को लेके गए जो डेजर्ट सफारी में चलेंगे, हमने कहा चलो जी चलते हैं। तो डेजर्ट सफारी में लेके गए तो हमारे को ऐसी ऐसी गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठा के रेत के टीलों पे दौड़ाते हैं गाड़ियों को, है ना। रेत के टीलों पे आपको दिख रहे हैं कितने पहियों के निशान है। रोज सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पे चलती हैं, है ना, सैकड़ों गाड़ियां इस जंगल, इस रेगिस्तान में चलती हैं। आपको मैं थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ कि ये कैसे चलाते से रेगिस्तान में हम मजे कर रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे कि हम कितना नुकसान करें। आपने टायरों के निशान देखे पूरे रेगिस्तान में कितने हैं। ऐसी थार डेजर्ट में भी घुमाने के लिए ले जाते हैं और गाड़ियां दौड़ाते हैं, टीनों पे बहाते हैं, तो उससे हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं। और एक इंसान की बड़ी मूर्खता है, मैंने आपको बताया था कि ये अल्जीरिया है, यहाँ पे ये अल्जीरिया है, ये लिबिया है, सॉरी ये लिबिया है, इधर अल्जीरिया है, ये ऊपर तुनीसिया है, छोटा सा देश है। तो ये जो लिबिया है ना, इसके अंदर पानी की बड़ी शॉर्टेज है, रेगिस्तान है, पर यहाँ पे कुदरत ने रेगिस्तान के अंदर ओएसिस, यानी जैसे जमीन के अंदर से नीचे से पानी निकलता है, वो यहाँ पे कई है। अगर आपको ऐसा मिले तो आप क्या करेंगे? उस पानी को बचाएंगे ना, उस पानी को बड़े हिसाब से यूज करेंगे ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इन्होंने क्या किया, पूरे ओएसिस के पानी को बड़े बड़े पाइपों से लेके, जो सारा शहर है ना, जितना भी इनके ज्यादातर रेगिस्तान के जो लोग हैं ना यहाँ पे जो रहते हैं, वो मेडिटेरियन सी के किनारे किनारे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी नहीं है, मौसम भी अच्छा है। रेगिस्तान में बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं,
इस इलाके में कम लोग रहते हैं, और ये जो ऊपर का इलाका है ज्यादातर लोग यहाँ रहते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पानी को लेके जा रहे हैं यहाँ। और कैसे लेके जा रहे हैं, देखिए इतने बड़े बड़े, ये पूरा प्लास्टिक का शीट है, इन्होंने बड़ा सा गड्ढा खोदा और इसमें पानी पंप करके ले आए। अब यहाँ से पानी पंप करेंगे दूसरी स्टेशन पे, वहां से करेंगे आगे दूसरे स्टेशन पे। अब इन भाई साहब को ये बताओ कि इतने बड़े इलाके में, इतने सूखे इलाके में जब धूप यहाँ पड़ेगी तो कितना पानी तो आपका हवा में उड़ जाएगा। जहां एक एक बूंद कीमती है, वहां पे यहाँ हजारों लीटर पानी तो आप दिन में पानी का ऐसे ही उड़ा दे रहे हो। कितनी बेवकूफी है। मैं ये सोच रहा था, देखिए ये बड़े खुश हो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, ये इन्होंने बड़े कनाल्स बनाई हैं, और ये आज तक पानी इन्होंने इतना देखा नहीं था, अब इन्हें पानी इतना मिल रहा है देखने को, पर इसकी कदर नहीं कर रहे। और एक काम क्या हो रहा है, सहारा के अंदर लड़ाइयां बहुत बढ़ गई हैं। आपने आजकल सुना होगा माली के अंदर, नाइजीरिया के अंदर कैसे बोको हराम वाले आते हैं, या दूसरे एक कबीले वाला दूसरे को मार देता है। तो ये बोला गया है सहारा इज टेरर्स न्यू फ्रंट लाइन। ये टेररिज्म, उग्रवाद की नई भूमि बन गया है सहारा। यहाँ सहारा में इतना उग्रवाद फैल गया है बहुत ज्यादा, ये इसकी वजह से भी हम डेजर्ट को खराब कर रहे हैं, है ना। ये देखिए हमने क्या हाल कर दिया डेजर्ट का। आए, घूम के चले गए और यहाँ पे सब गंदा छोड़ के चले गए। ये सहारा डेजर्ट का सीन है, और यही थार डेजर्ट का भी हमने हाल कर दिया है। अब हम आखिरी एक बात आ जाती है, 2 मिनट के अंदर मैं खत्म करूंगा, कि अगर आप डेजर्ट में फंस जाएं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आप बाय द वे कहीं भटक गए, या तो आप घूमने के लिए भी जा रहे हैं या आप भटक गए, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पहली बात, अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ खूब ढेर सारा पानी लेके जाएं, हैं? पानी खूब होना चाहिए, और आपके पास ये सारे इक्विपमेंट जरूर होने चाहिए। चश्मा होना चाहिए क्योंकि धूल बांधी आंधी से बचना है, चाकू होना चाहिए, कैक्टस को काट के खाना है, मुंह ढांपने के लिए, लाइटर आग जलाने के लिए, दिशा देखने के लिए कंपास होना चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए, और आपके मुंह पे मास्क होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए लंबा, टोपी होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, और साफ करने वाली दवाई, पानी को साफ करने वाली जो टैबलेट होती है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। और जब आप खो जाएं या भटक जाएं तो पहली बात तो आप निराश ना हो, और अपने मुंह को और सारे शरीर को ढांक लें। हमें लगती है गर्मी लगती है तो हम कपड़े उतार के फेंकने लगते हैं, पर सहारा में अगर आप या डेजर्ट में आप फंस जाएं, कभी भी अपने कपड़े ना उतारें। पूरे ऐसे कपड़े पहने कि आपका पूरा शरीर ढका रहे और आपको गर्मी, पसीना कम से कम आए। ऐसे कपड़े होने चाहिए, ये नहीं कि जैकेट पहन के घूमने लगे। ऐसे कपड़े पहने कि पसीना ना आए और आपको धूप आपके शरीर को कम से कम लगे। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, एक बच्चे ने मुझसे पिछली बार पूछा था कि सर हम कौन कौन से कैक्टस खा सकते हैं, तो मैं आपको 2-4 कैक्टस दिखा रहा हूँ जिनको आप खा सकते हैं। देखिए, इसको नागफनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। इसके ऊपर ये इस तरह के फल आते हैं, कई में ऐसे फल आते हैं, कई में इस तरीके के फल आते हैं। तो आप इस फल को खा सकते हैं, ये मैंने खाए हुए हैं। इसको आप, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो मैं खा चुका हूँ वो आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको खा सकते हैं। पर ध्यान रखें कि मेरे मुंह में भी है, इसके कांटे जो होते हैं ना, देखिए इसके ऊपर, फूल के ऊपर ये छोटे छोटे कांटों का ये दिख रहा है। इसको ध्यान से, कांटे को निकाल दें और इसको खोल लें, इसके अंदर एकदम चेरी जैसा लाल फल आएगा, उसको आप खा सकते हैं। बड़ा टेस्टी है, खट्टा मीठा सा, उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर रेगिस्तान में आप फंस गए, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो आप इस फल को खा सकते हैं। और ये जो पौधा है, इसका जो कैक्टस जिसके ऊपर ये फल लगा है, इसको भी आप खा सकते हैं। इसको भी आपने क्या करना है, इसके ऊपर की छाल को उतार दीजिए, आलू की तरह से छिलका उतार दें, ऐसा उतार दीजिए, और आपने जो आग लगाई है उसमें इसको थोड़ी देर के लिए सेक लें। क्योंकि अगर आप इसको एकदम खाएंगे कच्चा तो आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, आपको उल्टी आ सकती है, आपको लूज मोशन लग जाएंगे, तो जो बहुत थोड़ा बहुत पानी शरीर में है वो भी चला जाएगा। तो आप क्या करें, इसको छीलें, आग के ऊपर सेक लें, थोड़ा सा, थोड़ी देर अच्छे से गर्म कर ले, जैसे हम आलू को सेकते हैं ना, ऐसे सेक ले, और फिर इसको आप खाएं। अच्छा है, पानी की नमी आपको ताकत भी देगा और ये देगा। ये वाला कैक्टस जो है, इसको स्ट्रॉबेरी कैक्टस बोलते हैं। ये डेजर्ट में आपको मिल सकता है, पर आप फूल देख लीजिए, इससे पहचान हो जाएगी। इसको भी, इसके ये मैजेंटा कलर के इसके जो फूल हैं, इससे इसकी पहचान होती है। आप इसको खा सकते हैं, पर ध्यान रखें कांटे को अच्छे से निकाल दें। इसी तरह से ये भी है, इसके फूल जो है इसको आप खा सकते हैं, जो इसका नरम वाले हिस्से हैं उसको भी आप खा सकते हैं। पहचान लीजिए। एक चीज याद रखिए, जिस कैक्टस के अंदर काटने से दूध निकल रहा है उसको ना छेड़े, बस उससे दूर हो जाएं। जो जिसके अंदर पानी जैसा निकल रहा है
उसको आप फिर भी खा सकते हैं। उसमें से 2-4 चीजें जो है कैक्टस में आपको दिखा रहा हूँ, इसका बड़ा मीठा मीठा फल होता है, स्ट्रॉबेरी जैसा टेस्ट आता है? ये कैक्टस आपको बहुत अमूमन दिख जाएगा रेगिस्तान में, पर इसको नहीं खाना। इसके फल को खा सकते हो आप, इसके फल को खा सकते हो, इस कैक्टस को मत खाना, ठीक है? ये भी एक हो गया। ये देखिए, ये भी एक है हेजॉग कैक्टस बोलते हैं, इसके अंदर भी बहुत अच्छा मीठा फल आता है, इसको आप कच्चा ही खा सकते हैं, पर कांटे जरूर निकाल दें, नहीं तो कांटे मुंह में घुस जाएंगे सारे आपके, है ना? और आपको क्या करना है, अगर आप खो जाते हैं रात में और जंगल इस रेगिस्तान में, दिन में मत चलें, दिन में आराम करें, रात में सफर करें। रात में मौसम ठंडा होगा, आपकी ताकत कम लगेगी, आप घूम सकते हैं। दिन में क्या करेंगे फिर? दिन में आप ऐसी जगहों पे छुप के बैठे, अपने आप को, शरीर को आराम दें, कूल हो जाएं, ध्यान रखें आस पड़ोस कोई आ रहा है जा रहा है, किसी आने की आवाज आ रही है, कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसी जगह बनाएं। अगर ऐसी कोई चट्टान नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो बड़ी चद्दर थी ना जो मैंने बताई थी, उस चद्दर से ही कुछ शेड बना लें और उसके अंदर आप रखें। बाहर धूप में ना निकले, नहीं तो आपका पानी, 3 लीटर पानी एक दिन में आपके शरीर का चला जाएगा। 3 लीटर पानी बहुत फर्क पड़ता है हमारे जिंदा रहने के लिए, अगर हमारे पास पानी नहीं है तो। और आपके पास जो टॉर्च है उसको आप रात में चलाएं, है ना? दिखाने, कोई दूर से देखेगा, लाइट आपकी दिख जाएगी। या दिन में है तो आप आग जला के धुआं करें, तो उससे आपका कोई पहचान लेगा आप कहाँ पे फंसे हुए हैं। और आपको क्या करना है, पानी कहाँ पे अवेलेबल है इसको आपने ढूंढना। पानी के ऊपर बहुत एक लंबा वो है कि पानी कैसे ढूंढा जाएगा रेगिस्तान में। पानी को ढूंढ सकते हैं, बहुत रेगिस्तान में भी पानी निकाल सकते हैं, बहुत तरीके हैं। और आप क्या करेंगे, जो कहीं पे भी आप जहाँ विश्राम कर रहे हैं दिन में, या कहीं पे भी यहाँ सो रहे हैं, वहां जरूर देख ले कि जहरीली चीज ना हो, कोई सांप बिच्छू ना हो, क्योंकि ऐसी ठंडी जगहों में आप तो छुपे रहे हैं, आपके जैसे और भी लोग हैं जो वहां छुपना चाहते हैं, जैसे कि सांप है, बिच्छू है, कोई और कीड़े मकोड़े हैं, वो भी ऐसी ठंडी जगह ढूंढते हैं। तो आप जब भी जाएं तो ध्यान रखें, है? और मधुमक्खी छत्ते से तो बहुत बच के रहें, क्योंकि रेगिस्तान के जो मधुमक्खी है बहुत डेंजरस है? और सबसे बड़ी बात, शांत रहें। जैसे ये है ना, हाँ मजे से बैठी है लड़की, ऐसे आपने भी रहना है। टेंशन नहीं लेनी, कि टेंशन से आप डबल जल्दी मरेंगे। अगर आप कूल रहेंगे, दिमाग से सोचेंगे, परेशान नहीं होंगे, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे और अपनी जान बचा सकेंगे। तो यहाँ मेरा सेशन आज डेजर्ट का खत्म होता है कि वो पोरबंदर किस लिए फेमस था। किस लिए फेमस है पोरबंदर? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था वहां पर। तो वहीं से ये हम जो है ग्रेट ग्रीन वॉल जो है भारत की बनने का जो हमारा सपना है, वो पोरबंदर से शुरू होगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय।